जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मित्रों, आज से चलते हैं माधवराव की अंत की तरफ। वैसे शुरुआत होती है 1768 के बाद। 1768 के बाद आप देखोगे तो विशेषतः दक्षिण भारत में मराठे, निजाम, हैदर, अंग्रेज, ये चार मेन प्लेयर थे जो आपस में शह काट शह, कट, कारस्थान, कपट, सर्व प्रकार के षड्यंत्र इन चारों में चल रहे थे। अच्छा, इन्होंने आपस में बहुत सारे कागजी करार भी कर दिए हैं, लेकिन किसी ने उसको 2 कौड़ी की कीमत नहीं दी, बस लीपापोती करते रहे। ये सब कुछ 68 के बाद चल रहा था। अब आपके भी समझ में आया होगा कि ये जो मॉस्टिन था, बंबई कर अंग्रेज, ये अपने तेज तर्रार युवा ब्रोम के साथ 4 महीने पुणे में घर खरीदकर आखिर खिचड़ी क्या पका रहा था। अच्छा, ये मॉस्टिन जो है ये अगस्त 1772 में आगे फिर पुणे लौटा है। मित्रों, क्योंकि मॉस्टिन एक अचेतन शरीर का आभास पुणे में शायद कर रहा था, इसलिए गिद्ध की तरह पुणे के चक्कर काट रहा था। पेशवा से मॉस्टिन पूरी जिंदगी में 4 बार मिला है। खैर, वो विषय तो मैंने आपको सुनाया है, लेकिन इन चारों की तरफ अगर देखें तो हमें पता चलता है कि इनमें अब शुद्ध राजकारण ही मात्र शुरू था। दया, माया, क्षमा, शांति, स्नेह की कोई जगह इस राजकारण में नहीं थी। बस अपना स्वार्थ इसके पीछे छिपा था। मॉस्टन ने एक डायरी लिखी है। उस डायरी में बड़े विस्तार से उसने इन सब बातों को लिखा है। 4 महीने के बाद मॉस्टिन तो मुंबई लौटा, लेकिन ब्रोम को उसने अगले 6 महीने पुणे में रहने का आदेश दिया था। ब्रोम ने भी अपना काम बखूबी निभाया। ये दादा माधवराव का वो घोड़प का संघर्ष जो मैंने बताया आपको, वो ब्रोम ने प्रत्यक्ष देखा। अब पता नहीं ये ब्रोम पुणे से 200 किलोमीटर दूर घोड़प में लड़ाई के बीच में क्या करने गया था, लेकिन उसने वो सब सविस्तर वृत्तांत लिखा है। मित्रों, इस समय अंग्रेजी योजना बड़े पैमाने पे माधवराव के खिलाफ चल रही थी, लेकिन नियति देखो, इन सारी योजना पे वहां दक्षिण में हैदर ने पानी फेर दिया। उन्हें जल्द से जल्द अंग्रेजों को माधवराव को निष्कासित करना था, ये उनकी योजना, और उस पे वो ये काम कर रहे थे। लेकिन ये बीच में आ गया हैदर ने छोड़ दिया युद्ध। तुरंत फिर लीपापोती करके अंग्रेजों ने 2 अप्रैल 1769 को हैदर से संधि कर ली, क्योंकि मेन टारगेट उनका माधवराव था। वही मार्च 1769 को आप देखोगे तो ये हो गया अंग्रेजों और हैदर में हो गया युद्ध अप्रैल 1769 को। 1 महीना पहला मार्च को माधवराव और जानोजी का युद्ध हुआ, नागपुर वाले। वो प्रसिद्ध कनकपुर करार वही हुआ जिसमें नागपुरकर की पूरी जो रियासत थी, भोसलों का जो रसूख था, वो पूरा का पूरा इतिहास से समाप्त हो गया। खैर, ये तो हमने जाना, आगे बढ़ते हैं। उस समय की राजकारण की मित्रों एक अप्रतिम झलक हमको इन 7-8 महीनों में दिख जाती है। देखो ना, हैदर, निजाम एक होते हैं, अंग्रेजों के नाक में दम लाते हैं।
वहीं 1769 के जून में ये मीर मुगल अपना रुकनुद्दौला ये पेशवा से मिलने पुणे आता है। ये रुकनुद्दौला निजाम अली का छोटा भाई था। अब इसको भी निजाम ने बाद में कपट से निपटाया है, मैंने आपको वो बात भी सुनाई है। वहीं जुलाई में देख लो, ये सब 69 को ही हो रहा है, सभी 69 को हो रहा है। 1769 को जुलाई में अर्काट के जो नवाब थे, नवाब मोहम्मद अली की तरफ से चांद साहब का लौंडा जो राजा साहब था, ये भी पुणे पेशवा से मिलने आया था। अब सरप्राइजिंगली ब्रोम भी पुणे में ही मौजूद था। इसका सारा डिटेल वृत्तांत ब्रोम ने मुंबई भेजा है, जो आज प्रकाशित है। हैदर के एक वकील थे। हैदर के वकील पेशवा की मदद मांगने पुणे आए हैं, ये ब्रोम लिखता है। आगे ब्रोम लिखता है, आसफ जहां उसके परिवार के साथ सबको निष्कासित करके शाह आलम के लौंडे को हैदराबाद की निजामी देने का अथक प्रयास पुणे में बैठकर पेशवा कर रहे हैं, ये भी ब्रोम लिखता है। अगले 2 साल अगर हम देखेंगे मित्रों, तो माधवराव अपने प्रभाव की व्याप्ति पूरे भारतवर्ष भर बढ़ाने का काम करता है। नपुंसक हमारा मुगल बादशाह, इसको दिल्ली पे बिठाने का काम भी मराठे करते हैं और यही 2 साल में करते हैं। अब ये सब यहाँ पे चल विचल हो रही थी, तो एक कायम स्वरूपी दरबारी वकील स्थायी तौर पे पुणे रखने की जरूरत या मजबूरी कहे, अंग्रेजों को निर्माण हुई। मॉस्टिन को जाहिर है, मॉस्टिन पहले से पुणे जाता आता रहा, तो मॉस्टिन को ही स्थायी वकील बना के अंग्रेजों ने पुणे दरबार में रखा। 9 फरवरी को मॉस्टिन फिर पुणे आया। घर तो पहले से था ही। या अब इसका ये जो पूरी राजकारण थी, भाग दौड़ थी, इसका अतिरिक्त दबाव मित्रों माधवराव के शरीर पे पड़ गया। बीमार तो वो पहले से था, मैंने आपको बताया कि 2-3 बार वो उसने बिस्तर पकड़ा था अभियान के दौरान। अब यहाँ पूरी 9-10 साल उल्टा सीधा प्रवास हो गया, गृह कलह बीच में हो गया दादा के साथ। अभियानों में जो उसको शारीरिक कष्ट सहने पड़े वो, और ऊपर से मानसिक विवंचना, जो राजकारण चल रहा था, बड़ी तेजी से दुनिया बदल रही थी, उसका भी तनाव माधवराव पे आ गया। आप देखोगे उसके 11 साल के शासन में इस युवा पेशवा ने 7 बड़े और 5 छोटे युद्ध अभियान में स्वतः हिस्सा लिया है। आपने ये मित्रों कभी नहीं सुना होगा कि बाजीराव की तरह नाना हो या माधवराव हो, दोनों का कोई व्यायाम के प्रति एक दिनक्रम था, आपने कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि ये दोनों, नाना और माधवराव, ये पिता पुत्र दोनों व्यायाम की तरफ बड़े उदासीन दिखते हैं। 1770 में कर्नाटक मुहिम छोड़ के प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण माधवराव को पुणे लौटना पड़ा। मैंने आपको बताया था ये मीरत से ही पीछे लौटा था, आपको याद होगा। ये उसके जीवनी की अंतिम मुहिम सिद्ध हुई। इसके बाद अंत तक 2 साल यानी माधवराव पुणे से अहिल्यानगर गया, अहिल्यानगर से नासिक, ये 3 शहर छोड़ के वो जिंदगी के आखिर में कहीं दूसरी ओर नहीं गया। और ये 3 शहर भी घूमा, अहिल्यानगर, नासिक और पुणे भी घूमा है वो अपने इसके
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के चलते दवाई लेने घुमा है। अभियान में वो कभी नहीं गया। 9 साल का सतत प्रवास, अनंत चिंताएं, मानसिक ताण तनाव। हाँ, अब उसके चलते इसने तो बिस्तर पकड़ लिया। बाद में आगे फिर कर्नाटक में अधूरा काम सरदारों ने पूरा किया। लेकिन इन आखिरी 2 सालों में मित्रों, उत्तर हिंदुस्तान में भी माधवराव ने अपनी छाप छोड़ी है। अपने पिता के जितने भी पानीपत पूर्व संकल्प थे ना, अपने पिता के, उसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। वो सभी संकल्प पूरे करने की जी जान से माधवराव ने कोशिश की और उसमें आश्चर्यकारक रीत्या सफलता भी पाई। शूजा हो, जाट हो, सिख हो, इनसे सतत माधवराव ने संवाद साधे हैं। अब उसमें कामयाबी मिली नहीं मिली वो तो फिर इतिहास की बात है, लेकिन उसने संपर्क साधने का काम जरूर किया है। मुगल ठरकी को तो पूरी की पूरी तरह मुट्ठी में लाने का काम मराठों ने माधवराव के काल में ही किया है। यानी आप एक तरह से समझ लो, जो मराठों की, मैं सतत कह रहा हूं कि मराठों की साख जो कम हो रही थी या धूमिल हो रही थी, उसको फिर से पानीपत पूर्व जो मराठों की परिस्थिति थी भारतवर्ष में, वो निर्माण करने का काम माधवराव ने किया। माधवराव ने मराठों को फिर वही शक्तिशाली साम्राज्य बना डाला। और अब इन सभी का शारीरिक हो, मानसिक हो, त्रासदियों का परिणाम जो शरीर पे होता है वो तो होना ही था। माधवराव का आप देख लो, उसका कद ऊंचा था, शरीर यष्टि बहुत आकर्षक थी क्योंकि डीएनए अच्छा था, लेकिन बीमारी के चलते शरीर बड़ा कृश हुआ था। लिखा है माधवराव के शरीर में अब कुछ मांस बचा ही नहीं था। अब यौवनावस्था में दिखने वाली वो आंखों में जो चमक होती है, सीधी बात है, वो गायब हो गई थी। पेशवाओं का सारा वंश मित्रों वैसे देखा अगर जाए तो बहुत ही आकर्षक था। तजेलदार दिखते थे, चेहरा मनमोहक था सभी पेशवाओं का, 5। हाँ, जरूर बीमारी के बाद आखिरी अंतिम काल में माधवराव को देखना भी उनके अधिकारियों को क्लेश देने लगा था, क्योंकि उनका मन इस माधवराव को पचा नहीं पा रहा था। अंतिम दिनों में शारीरिक पीड़ा से वो माधवराव चिड़चिड़ा भी हुआ था, उग्र हुआ था, दूराग्रही हम जिसे कहते हैं ना, वो हुआ था, हेकड़ी चलाने लगा था। लिखा है राजयक्ष्मा रोग, वो बीमारी का नाम राजयक्ष्मा रोग लिखा है। अब अंग्रेजी इस बीमारी का नाम है इंटेस्टियल टीबी। टीबी तो वैसे चिमाजाप्पा को भी हुआ था, मैंने आपको बताया था। लिखा है माधवराव की हालत अंतिम काल में इतनी बुरी हो गई थी कि उसे स्नान संध्या करने के लिए भी लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। बताओ, 28 साल के युवा का हाल हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत माधवराव की थी। वंदे मातरम।